अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर स्लाइड नंबर 8, जहाँ पे हम लोग जो हैं अब डिवाइसेस की बजाय हम आगे मूव करेंगे डीसी कन्वर्टर्स के अंदर, जिसमें से पहला कन्वर्टर हमारे पास जो है वो बक कन्वर्टर है, जिसको हम अभी जो है स्टडी करेंगे। इसको कंटिन्यूस कंडक्शन मोड के अंदर हम लोग देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपका कोर्स सेक्शन 6 है, डीसी कन्वर्टर से रिलेटेड है, और नेट मोहन बुक का जो है चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो है ना ये मटेरियल इससे रेलेवेंट है। हालांकि कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है वो ज़रा कलरफुल डिफरेंट सोर्सेज से ली गई हैं ताकि वो क्लियरली एक्सप्लेन उसको किया जा सके। तो हमें पता है कि हमारे पास जो है काफ़ी जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट वगैरह होता है, उन सारों के अंदर हमें मल्टीपल सोर्सेज ऑफ पावर चाहिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेल फ़ोन है, सेल फ़ोन के अंदर हमारे पास जो है लो नॉइज़ एम्पलीफायर है 2.5 वोल्ट के ऊपर, उसने ऑपरेट करना है। एनालॉग जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी हमारे पास सिग्नल है वो 2.5 वोल्ट्स के ऊपर वो ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तमाम यहाँ पे जो है उसमें फ़ोन जो वाइब्रेशन मोड के अंदर हम करते हैं 3.6 वोल्ट उसको चाहिए। ऑडियो के लिए 2.7 से 5.5 वोल्ट तक की रेंज में एनालॉग सिग्नल को आपने एक तरह से करना है। तो जो डीएसपी है वो 1.5 वोल्ट। तो ओवरऑल इस पूरे को हम अगर देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि ढेर सारी हमारे पास जो है ना सप्लाईज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, जो कि चार्जर के थ्रू आप फ़ोन की बैटरी को चार्ज करेंगे, और उस बैटरी ने इन सारे डिफरेंट किस्म के जो हैं कन्वर्टर्स को यूज़ करना है। मेन जो आपके पास ये डीसी बस जो आपके पास है बैटरी के साथ कनेक्टेड, वो 2.8 वोल्ट से तकरीबन 5.5 वोल्ट के बीच में चेंज होती रहेगी। लेकिन उन सब के बावजूद जहाँ पे भी आपको आउटपुट चाहिए, आप उधर से फिक्स वोल्टेज लेते रहेंगे। तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए जो है ना हम डीसी कन्वर्टर्स को भी देखेंगे कि कैसे ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से लैपटॉप्स के केस में हमारे पास होता है कि लैपटॉप में भी जो है हमारे पास अडेप्टर है एसी, डायरेक्ट एसी के ऊपर एक तो एसी टू डीसी कन्वर्ट करके यूज़ कर लेता है, या फिर हमारे पास जो है बैटरी चार्जर है, बैटरी बैंक को उसने चार्ज किया हुआ है। तो या तो एसी से डायरेक्ट जो है पावर इधर को आ रही होती है, लेकिन जब ये रास्ता रुक जाता है तो इसके थ्रू आपके पास या तो चार्जिंग हो रही है, और अगर चार्जिंग भी नहीं है तो यहाँ से डायरेक्ट आपके पास जो है बैटरी के थ्रू जो है ना पावर आ रही होती है, इस तरह करके। तो बैटरी डिपेंडिंग के कितनी चार्ज है, 8.7 वोल्ट से 19 वोल्ट्स तक के ऊपर आपके पास जो है ना वोल्टेज इस बस के ऊपर आ सकती है। ठीक है, कि एसी टू डीसी है, बैटरी से आ रहा है, तो उन सारी चीज़ों की वजह से। तो अब आपने जो है मल्टीपल जो कंपोनेंट्स अपने यूज़ करने हैं, उनकी पावर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। कहीं पे 25 वाट का आपको चाहिए, 16.5 वाट वोल्टेज, करंट रेटिंग्स डिफरेंट चाहिए। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से आपको डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स लगाने पड़ेंगे। और इधर हमारा जो टारगेट है वो एफिशिएंसी के साथ साथ जो है कॉम्पैक्ट साइज़ भी हमारा एक तरह से ना टारगेट है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जी वोल्टेज रेगुलेटेड हमारे पास आए, कि अगर यहाँ पे 19 वोल्ट हैं या 8.7 वोल्ट हैं, यहाँ पे अगर आपका टारगेट 5 वोल्ट था तो 5 वोल्ट ही आपको मिले। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। पहले ज़रा सिंपल सिनेरियो से स्टार्ट करते करते हम मूव करेंगे कि कैसे ये रेगुलेशन अचीव की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास डीसी कन्वर्टर जो हैं वो किन कैटेगरीज के अंदर आते हैं। तो एक तो नॉर्मल कन्वर्टर इटसेल्फ है, कि जिसके अंदर इनपुट आपके पास वोल्टेज आ रही है, लेट से ±5 वोल्ट आ रही है, और आउटपुट पे कोई और आपको वोल्टेज चाहिए, लेट से ±3 वोल्ट चाहिए। तो इस केस में आमतौर पे जो है एक या एक से ज़्यादा जो हैं वो कन्वर्टर्स वगैरह स्विचेस वगैरह बीच में यूज़ किए जाते हैं, और इस डीसी को जो है ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक और डीसी के अंदर। लेकिन बीच में आप पहले इसको जो है डीसी से एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। उस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के थ्रू जो है फिर आप आगे फिल्ट्रेशन स्विचिंग से उसमें से हिस्सा कुछ चॉप ऑफ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे चॉपिंग ऑफ हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट स्टेज में उसको फ़िल्टर आउट कर देते हैं, तो पावर कन्वर्जन यूँ आपके पास आ रही होती है। तो ये तमाम के जो है ये 3 डिफरेंट जो है ना स्टेजेस इसके अंदर इम्प्लीमेंटेड होती हैं, कि डीसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया स्विचिंग के थ्रू। हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर से आपने जो है एक जितनी आपको आउटपुट चाहिए उस हिसाब से
फ्रीक्वेंसी के अंदर कंपोनेंट आपने रखना है, एवरेज वैल्यू रिड्यूस कर देनी है फ्रीक्वेंसी में, और फिर उसके बाद जब रिड्यूस सिग्नल आपके पास आ रहा है उसको दोबारा डीसी में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे लेकिन आपके पास रेगुलेशन नहीं है। अगर ये 3 वोल्ट आ रहे थे, यहाँ पे आपके पास लेट से 5 वोल्ट के केस में, तो अगर यहाँ पे किसी वजह से ये वोल्टेज 10 वोल्ट हो जाती है, ठीक है, यहाँ चेंज होती है, तो ये भी 3 से 6 वोल्ट, तो इसको हम कहेंगे अनरेगुलेटेड आपके पास कन्वर्टर है। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिहाज से ना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा हमारे पास जो है रेगुलेटर का सिनेरियो आता है जहाँ पे हमारे पास फीडबैक इन्वॉल्व है। फीडबैक का क्या मतलब है कि अगर आपके पास जो है यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे थे और आउटपुट 3 थे, और आपने इसके अंदर एक सेटिंग कोई की हुई है एक्सटर्नली, आपने इसको बता दिया कि जी आउटपुट पे 3 वोल्ट चाहिए, तो अगर आपके पास यहाँ पे 5 से लेट से ये जो है 10 वोल्ट की तरफ मूव करता है, तो ये रेगुलेटर क्या करेगा, ये फीडबैक के थ्रू चेक करेगा कि क्या आउटपुट बढ़ने तो नहीं लगी। अगर वो बढ़ रही है तो ये यहाँ पर से मैकेनिज़्म के थ्रू कुछ जो है स्विचिंग मैकेनिज़्म को चेंज करेगा, और उसको चेंज करने की वजह से जो है ये मेक श्योर करेगा कि आउटपुट 3 वोल्ट के आसपास ही रहे। ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ टाइम लगे, हो सकता है कि ये इंस्टेंटेनियसली हो जाए, डिपेंडिंग ऑन कितनी देर में ये 5 से 10 वोल्ट पे चेंज हो रहा है। पर इन द लॉन्ग रन हमारे पास जो ऐसी जो सडन किस्म की जो एक स्पाइक ऑफ वोल्टेज या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती, तो रेगुलेटर उसको जो है अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। फर्दर हमारे पास जो कैटेगरीज आती हैं वो हमारे पास है नॉन आइसोलेटेड डीसी डीसी कन्वर्टर्स। ठीक है, नॉन आइसोलेटेड का क्या मतलब है कि आपके पास जो ग्राउंड वाला या एक कोई टर्मिनल जो है ना वो आपके पास कॉमन है, तो अगर मसलन यहाँ पर से आपने जो वोल्टेज अप्लाई की थी यहाँ पे आपके पास आउटपुट पे आ रही है, लेकिन एक टर्मिनल कॉमन है। इसका मतलब है कि अगर किसी एक जगह पे यहाँ पे कोई फॉल्ट अकर करता है, ठीक है, या कोई सर्च बैक या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो वो इन इनपुट साइड पे जाके भी डैमेज कर देगी। ठीक है, तो और दूसरे केस में अगर आपके पास यहाँ पे इनपुट पे कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोई चार्जर आप समझ लें कि कोई फॉल्ट हुआ इस साइड के ऊपर, तो उसका भी आउटपुट साइड के ऊपर आपके पास इम्पैक्ट आएगा। तो समझे फ़ोन कनेक्टेड था, फ़ोन भी आपका डैमेज हो गया। तो ये एक तरह की जो है, लाजमी नहीं कि ये एग्जैक्ट इसी तरीके से ये फ़ोन के अंदर बेसिकली नॉन आइसोलेटेड आमतौर पे यूज़ नहीं किए जाते, वो और वजूहात की बिना पे डैमेज होता है। तो हमारे पास जो है ना, लेकिन ज़्यादातर जो है ना ये नॉन आइसोलेटेड को अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, आइसोलेशन को प्रेफर किया जाता है बशर्ते कि आपने एक ही पीसीबी के ऊपर या एक ही जो है इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर काफ़ी सारी वोल्टेजेस चाहिए, और आपको जो है आइसोलेशन उसमें आप नहीं जनरेट कर सकते, और बहुत छोटे एरिया में आप ट्रांसफार्मर या कोई मैकेनिज़्म नहीं लगा सकते आइसोलेशन का, तो वहाँ पे आप नॉन आइसोलेटेड को फिर भी प्रेफर करेंगे। दूसरे हमारे पास चीज़ आती है कि जी ये आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड के अंदर दोनों टर्मिनल्स जो हैं आइसोलेटेड हैं, यहाँ पे गैल्वेनिक आइसोलेशन है। तो उस केस में अगर एक साइड पे कोई इलेक्ट्रिकल कोई फॉल्ट भी काफ़ी आ जाता है, शॉर्ट सर्किट या डैमेज हो जाता है, तो उस डैमेज का जो असर है वो इनपुट साइड पे नहीं आएगा, या अगर इनपुट साइड पे कोई चीज़ डैमेज हो जाती तो उसका असर आउटपुट साइड के ऊपर नहीं आएगा। तो आइसोलेटेड ये रहेंगे। तो हम इधर जो है ये दोनों कैटेगरीज़ को देखेंगे, स्टार्ट इससे करके फिर बाद में आइसोलेटेड को भी हम चेक करेंगे। अच्छा जी, तो हमारे पास जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स की जो टोपोलॉजीज़ हैं उसके अंदर नॉन आइसोलेटेड में बक बूस्ट कन्वर्टर्स वगैरह हैं, और आइसोलेटेड टोपोलॉजीज़ में फ्लाई बैक, फॉरवर्ड, पुश पुल, हाफ ब्रिज, फुल ब्रिज हैं, जिसमें से हम फ्लाई बैक, फॉरवर्ड को एटलीस्ट जो है ना हम चेक करेंगे। इसमें हम इन 3 को देखेंगे। तो जो हमारे पास पहली कैटेगरी है कन्वर्टर्स के अंदर, नॉन आइसोलेटेड कन्वर्टर के अंदर, तो वो है बक कन्वर्टर, जिसमें आपने वोल्टेज ज़्यादा इनपुट की साइड पे, आउटपुट की साइड पे उसको रिड्यूस करना है। सेकंड हमारे पास बूस्ट कन्वर्टर है, कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। और थर्ड हमारे पास बक बूस्ट है, जिसमें आपने वोल्टेज को इन्वर्ट करना है, और इसमें वैल्यू इसकी जो है पोलैरिटी आउटपुट की साइड पे नेगेटिव होगी, लेकिन आप जो है उसको किसी भी रेंज में कर सकते हैं, मतलब -1 वोल्ट से लेके -5 वोल्ट आउटपुट के ऊपर। अगर -5 से कम होगा तो वो इन्वर्टिंग बक कन्वर्टर जैसा है, मतलब कि वोल्टेज रिड्यूस किया लेकिन नेगेटिव साइड पे। और अगर ये इसको हम बूस्ट कर देते हैं -10 वोल्ट, ठीक है,
तो वो भी मतलब सारा कुछ इसमें पॉसिबल है, बस आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव होगी। तो इन तमाम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर देखा जाए हमारे पास तो कंपोनेंट्स वही लगे होते हैं जो जनरली बाकी कॉन्फ़िगरेशन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक मॉसफेट लगा है जो कि स्विचिंग करने के लिए, ठीक है, पहला एक स्विच लगा है, दूसरा हमारे पास एक डायोड लगा हुआ है एज अ स्विच, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर है। इंडक्टर और कैपेसिटर इसलिए कि पावर कन्वर्टर्स के अंदर रेजिस्टिव एलिमेंट्स को अवॉइड किया जाता है, तो ये भी एज अ स्विच काम कर रहा है। टारगेट हमारा है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ली जाए। तो इधर अगर आपके पास जो इंडक्टर है वो आउटपुट साइड पे है, और जो आपके पास जो है पावर मॉसफेट जो स्विच है वो आपके पास अगर इनपुट साइड पे है, तो ये आप वोल्टेज आउटपुट के ऊपर रिड्यूस कर रहे हैं। अगर आपके पास यही इंडक्टर इनपुट साइड पे मूव कर जाता है, ठीक है, स्विच को आप मूव कर देते हैं बिटवीन द कॉमन टर्मिनल एंड ग्राउंड, तो ये आपके पास बूस्ट कन्वर्टर बन जाएगा, ये वोल्टेज को अप करेगा। ये डायोड्स और इनकी डायरेक्शंस भी आगे थोड़ी मॉडिफाई करनी पड़ती हैं आपको। और बक बूस्ट के केस के अंदर अगर आप इंडक्टर को जो है इनके मिडल टर्मिनल से ग्राउंड के बीच में रखते हैं तो बक बूस्ट हो गया। तो स्विच को छोड़ के अगर आप ज़रा सिंपली याद रखना चाहें तो वो तरीका ये है कि अगर आउटपुट पे लगा है इंडक्टर तो बक है, अगर इनपुट पे लगा है तो बूस्ट है, और अगर इन दोनों पे नहीं लगा, और क्योंकि मैंने थर्ड कोई कैटेगरी बताई नहीं है, लेकिन अगर बताई होती तो उसमें फिर आपको शायद उस हिसाब से देखना था। तो ये इंडक्टर अगर ग्राउंड के बीच में आपके पास सेंट्रल टर्मिनल से लगा है तो वो बक बूस्ट है। तो ये मेन आपके पास जो है ना इसके अंदर डिफरेंसेस हैं। पर इनके अलावा भी डायोड्स की डायरेक्शंस, ठीक है, ये भी एक फ़र्क पड़ रहा है। नेगेटिव अगर आउटपुट पे वोल्टेज आनी है तो डायोड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो इन चीज़ों को खैर हम ना डिटेल के अंदर आगे हम चेक करेंगे। ऑल टोपोलॉजीज कंसिस्ट ऑफ द सेम बेसिक कंपोनेंट्स बट आर अरेंज डिफरेंटली, और सिर्फ इसको डिफरेंट करने की वजह से आपके पास जो है ना आउटपुट डिफरेंट आ जाती है। अच्छा, तो अभी इनको डेप्थ के अंदर स्टडी करने से पहले ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको ना अच्छी तरह से आने चाहिए। उनमें से पहला जो एक कॉन्सेप्ट है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिक स्टडी स्टेट। तो अब आपको पता होगा कि कैपेसिटर्स या इंडक्टर्स कहीं लगे हों तो उसके केस में ना हम स्टडी स्टेट अगर हमने निकालना है तो इंडक्टर के केस में हम स्टडी स्टेट के लिए हम क्या करेंगे, इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट प्लेस कर देंगे। इसका मतलब है टाइम टी इज़ इक्वल टू अप्रोचिंग इन्फिनिटी के ऊपर इसके क्रॉस जो है ये स्टडी स्टेट में होगा, और जो करंट की वैल्यू आएगी आई ऑफ टी अप्रोचेज इन्फिनिटी के ऊपर, तो वो आपके पास स्टडी स्टेट वैल्यू है। ग्राफिकली देखें तो ये बढ़ते 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 एक टाइम के ऊपर आके जो है ना, जब वैल्यू इसमें चेंज नहीं हो रहा होगा और कांस्टेंट या बिहेवियर हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं स्टडी स्टेट। और कैपेसिटर के केस में इसी तरीके से जो है हमारे पास जब ये ओपन सर्किट हो जाता है टाइम टी अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो उसको हम कहते हैं कि जी ये स्टडी स्टेट में वोल्टेज आ जाएगी, और उस केस में जो वोल्टेज आती है वी सी ऑफ इन्फिनिटी। तो इसी तरह का कर्व बनता है। तो स्टार्ट में हम ये बिहेवियर कहते हैं जी ट्रांजिएंट बिहेवियर है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, पर इन्फिनिट टाइम के ऊपर या बहुत देर के बाद जाके, या प्रैक्टिकली देखें तो 5 टाइम कांस्टेंट के बाद जाके आप कहेंगे कि जी तकरीबन ये स्टडी स्टेट में आ गया। लेकिन पीरियोडिक स्टडी स्टेट हमारे पास एक डिफरेंट चीज़ है। पीरियोडिक स्टडी स्टेट हमारे पास आता है जब आपने कोई ना कोई जो है जो सिग्नल आपके पास है वो वेरी कर रहा हो ओवर टाइम, लेकिन उसका कोई एक ख़ास टाइम पीरियड हो, ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास है। तो पीरियोडिक स्टडी स्टेट की जो डेफिनेशन हमारे पास है वो ये है कि लेट्स से यहाँ से टाइम हमारे पास चल रहा है इस तरह करके, ये टाइम है हमारे पास, और हम कहते हैं कि जी ये इसका जो है ना टोटल जो टाइम पीरियड है, और ये वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। तो सिग्नल कोई भी अगर है हम कहेंगे कि ये सिग्नल पीरियोडिक स्टडी स्टेट के अंदर है। अगर कोई भी किसी भी पॉइंट पे आप उसकी वैल्यू देखते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी टी इज़ इक्वल टू दिस पॉइंट, टी की इस वैल्यू के ऊपर वी ऑफ टी की ये वैल्यू है, तो फिर मैं इस टाइम के अंदर जो है टाइम पीरियड ऐड करके दूसरी तरफ आता हूँ।
तो वहाँ पे मेरे पास जो वी ऑफ टी प्लस कैपिटल टी जो है उसकी वैल्यू वी ऑफ टी के बराबर हो। दूसरे अल्फाज में जैसे एक और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि साइनोसॉइड है, तो साइनोसॉइड के ऊपर किसी भी एक एंगल के ऊपर आप जो वैल्यू देखते हैं उसमें टाइम पीरियड ऐड करेंगे तो दोबारा वो उसी वैल्यू के ऊपर होगा। तो अगर इस तरीके से है तो हम कहेंगे ये वोल्टेज जो है पीरियोडिक स्टडी स्टेट के अंदर है। अगर इस तरीके से नहीं होता और आपके पास ये वैल्यू लेट से इस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा आ जाती है, तो इसका मतलब है कि जी ये साइनोसॉइड फॉर एग्जांपल ये ऊपर को मूव कर रहा है और ऊपर को मूव कर रहा है और इस तरीके से हर बार ये वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, तो आप स्टेडी स्टेट में नहीं हैं। पर हो सकता है कि कुछ देर तक ये इंक्रीज़ होने के बाद उसके बाद जो है हर साइकिल के बाद बराबर रहने लग जाए, जो वैल्यू इधर है वो इस तरह से जब साइकिल एक दफ़ा रिपीट होने लग जाएगा और स्टेडी स्टेट में, उसको हम कहेंगे पीरियोडिक स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है ना ये डिफरेंट है नॉर्मल जो स्टेडी स्टेट आपके पास होता है, तो ये पीरियोडिक सिग्नल्स पे अप्लाई होता है। करंट भी पीरियोडिक हो सकता है आपके पास, वोल्टेज भी पीरियोडिक हो सकती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है एक, जैसे साइनोसॉइड होता है। ठीक है, तो साइनोसॉइड के अंदर हमें पता है कि जो पीरियड है वो आपके पास 2 पाई का है। तो आप क्या करते हैं कि उसके अंदर जो भी वैल्यू आपने लेनी है उस वैल्यू को आप लेंगे किसी पॉइंट के ऊपर। लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ पाई/2। पाई/2 के ऊपर एक साइन फंक्शन जो है उसकी वैल्यू 1 है। इसमें मैं 2 पाई ऐड करूँगा तो 5 पाई/2 जो ये आता है, ये इधर था, 5 पाई/2 के ऊपर भी 1 है। अगर मैं इसमें जो है आधा डिग्री ऐड करके देखता हूँ कि क्या आप भी होल्ड करता है, होल्ड करता है, इस पॉइंट से देखेंगे तो भी होल्ड करता है, तो मतलब कि यही जो सिग्नल है ये आपके पास रिपीट करता रहता है आगे, सिंपल अल्फाज के अंदर। अच्छा जी, तो इसके बाद हमारे पास ना कुछ और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक आता है कैपेसिटर चार्ज बैलेंस। ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पीरियोडिक स्टडी स्टेट के अंदर अप्लाई होते हैं। तो इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी ये डेफिनेशन भी है, उसको हम अभी देख लेते हैं। लेट से आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, तो कैपेसिटर के केस के अंदर जो है ना आप लेट से आपके पास जो है वोल्टेज करंट जो है वो पीरियोडिक स्टडी स्टेट में है। ठीक है, वोल्टेज या करंट को पीरियोडिक स्टडी स्टेट नहीं, हम कहते हैं कि जी हमारे पास लेट से ये पीरियोडिक स्टडी स्टेट में है, तो हमें पता है कि इसके अक्रॉस जो करंट हमारे पास फ्लो करना है आई सी ऑफ टी है, यहाँ पे आपके पास वोल्टेज है वी सी ऑफ टी। तो अगर हमारे पास एक कैपेसिटर पीरियोडिक स्टडी स्टेट में है तो इस रिलेशन को इस्तेमाल हम करते हैं जो कि हमारे पास था कि जी आई इज़ इक्वल टू सी डी वी ओवर डी टी। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं हम टाइम ज़ीरो से लेके कैपिटल टी तक, या टी ज़ीरो कोई भी टाइम है उसके अंदर जो है से लेके टी ज़ीरो प्लस कैपिटल टी तक। तो जब दोनों साइडों को इंटीग्रेट करेंगे तो इस साइड के ऊपर आपके पास ये आ जाएगा जनाब टी ज़ीरो से लेके टी ज़ीरो प्लस कैपिटल टी तक डी ऑफ डमी वेरिएबल कोई टाउ कर लें इसको, और 1/c कर देते हैं। और जो अगली साइड पे इंटीग्रेट करेंगे ना तो टाइम के हिसाब से, तो ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जी पहले के ऊपर कि वी सी ऑफ आपके पास टी ज़ीरो पे क्या था, ये माइनस में था, ठीक है, क्योंकि पहले जो अपर लिमिट जो है वो टी ज़ीरो प्लस टी की है, प्लस वी सी ऑफ, बल्कि इधर लिखा हुआ है मैं क्यों कर रहा हूँ, वी सी ऑफ टी ज़ीरो प्लस कैपिटल टी माइनस वी सी ऑफ टी ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1/c आई ज़ीरो से आई टी ज़ीरो से टी ज़ीरो प्लस कैपिटल टी आई सी। तो आपने क्या किया कि जी एक टाइम पीरियड के ऊपर आपने जो है ना, मतलब कि आपके पास एक पीरियोडिक स्टेडी स्टेट वोल्टेज आ रही है इस तरह की, ठीक है, तो आपने कहा कि जी ये मेरे पास जो है ना पीरियोडिक स्टेडी स्टेट वोल्टेज आ रही है, तो मैं इसमें चेक करना चाहता हूँ कि इसका ये टाइम पीरियड है कैपिटल टी, तो मैं इस पूरे टाइम टी पीरियड के अक्रॉस
देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है ना इस रिलेशन की क्या वैल्यू आती है, कि इंटीग्रेशन ऑफ करंट मेरे पास क्या आएगा। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जी वी सी ऑफ टी ज़ीरो प्लस टी और वी सी ऑफ टी ज़ीरो की वैल्यू तो हमारे पास बराबर होगी। किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो ये वैल्यू और ये वाली वैल्यूज़ बराबर हैं अगर आप पीरियोडिक स्टेडी स्टेट में है। तो इसका मतलब है ये दोनों अगर बराबर हैं तो 1/c टी ज़ीरो से टी ज़ीरो प्लस कैपिटल टी आई सी ऑफ टी जो है वो आपके पास ज़ीरो के बराबर आ जाता है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि जी अगर ये सारे कुछ ज़ीरो के बराबर आ गई, 1/c था, अगली तरफ ज़ीरो है, तो कोई जो मर्ज़ी कांस्टेंट दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दें, तो 1/c को हमने एलिमिनेट कर दिया तो फिर भी टी ज़ीरो से टी ज़ीरो प्लस टी आई सी ऑफ टी जो है आपके पास ज़ीरो के बराबर आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो आपके पास कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज आ रहा है, नेट चार्ज आपके पास, क्योंकि करंट को इंटीग्रेट करें तो चार्ज आता है, तो टोटल चार्ज जो आपने एक पूरे टाइम पीरियड में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैपेसिटर के अंदर भेजा है, वो चार्ज नेट आपके पास ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, दूसरे अल्फाज में अगर आप क्या करें कि दोनों साइडों के ऊपर इस जो ये रिलेशन है इसको टी से डिवाइड कर दें, तो ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर दें 1/कैपिटल टी और इधर भी आप कर दें 1/कैपिटल टी। तो ये 1/कैपिटल टी जो कि टाइम पीरियड है इस सिग्नल का, तो ये अगर हम इस रिलेशन को केयरफुली देखें तो ये हमारे पास डेफिनिशन थी एवरेज करंट निकालने की। ठीक है, या डीसी करंट निकालने की। वो क्या रिलेशन होता था? रिलेशन उसका होता था कि जी डीसी के लिए आपने जो भी करंट निकालना है आई ऑफ टी को, डी ऑफ साई कोई डमी वेरिएबल कह लें, उसको आप इंटीग्रेट करेंगे ज़ीरो से या किसी भी पॉइंट से टी तक और उसको डिवाइड कर देंगे उस टोटल टाइम पीरियड के ऊपर, तो ये आपके पास आएगा आई डी सी या आई एवरेज। तो हमें पता चलता है कि जी ये जो रिलेशन है पीरियोडिक स्टेडी स्टेट से, ये रिलेशन आया कि जी ये ज़ीरो के बराबर है और उसमें अगर दोनों साइडों में 1/t से डिवाइड कर दें तो हमें पता चलता है कि हमारे पास डीसी करंट ज़ीरो होगा। जिसका मतलब ये है कि आपने जो है कैपेसिटर के क्रॉस कभी भी जो है ना पीरियोडिक स्टेडी स्टेट के अंदर ना, एक पूरे साइकिल में अगर एवरेज देखें तो अगर कुछ आपने चार्ज उसको प्रोवाइड किया था तो बाकी कुछ देर में आपने उतना नेगेटिव चार्ज रिमूव भी करना है, तो नेट चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज आपने जो सप्लाई किया है, ठीक है, ये वेव फॉर्म को कह दें कि ये है करंट की वेव फॉर्म है आई ऑफ टी को, और ये टी आपकी तरफ जा रहा है। तो उस केस के अंदर आपके पास जितना चार्ज आपने उसको सप्लाई किया है तो उतना ही चार्ज आप उसमें से रिमूव लाजमन करेंगे एक साइकिल के अंदर, क्योंकि अगर ऐसे नहीं होगा और टोटल नेट एक साइकिल के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज आपने उसमें डाला है तो आप पीरियोडिक स्टेडी स्टेट में नहीं होंगे और आपके पास एंड ऑफ द साइकिल जो वोल्टेज है वो ज़्यादा होगी बिफोर द साइकिल के। तो ये अगर इस वैल्यू पे था, ये वाली थोड़ी बढ़ जाएगी, तो आपके पास वोल्टेज ओवरऑल जो है वो बढ़ती रहेगी अगर आपके पास डीसी करंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं आती। तो ये वही पीरियोडिक स्टेडी स्टेट के कॉन्सेप्ट से ही हमने फर्दर इस चीज़ को निकाला है। ठीक है, तो हमें पता चला कि जी पीरियोडिक सिग्नल्स के केस के अंदर जो कैपेसिटर है उसकी वोल्टेज अगर हम देख रहे थे कि अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पीरियोडिक स्टेडी स्टेट में है तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर के अक्रॉस डीसी करंट ज़ीरो है। ठीक है, हियर द टोटल एरिया और चार्ज अंडर द कैपेसिटर करंट वेवफॉर्म इज ज़ीरो व्हेन एवर द कैपेसिटर ऑपरेट्स इन पीरियोडिक स्टेडी स्टेट। द एवरेज कैपेसिटर करंट इज ज़ीरो इन पीरियोडिक स्टेडी स्टेट। इसको एम्पेयर सेकेंड बैलेंस भी कहते हैं, कैपेसिटर चार्ज बैलेंस भी कहते हैं और एम्पेयर सेकेंड बैलेंस। तो कैपेसिटर के केस में एवरेज करंट ज़ीरो होता है। इसी तरीके से इंडक्टर के केस में भी हम यही रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं कि जी एक अगर आपके पास जो है वो, ये बहुत ही अजीब सा इंडक्टर बन गया, इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से बनाते हैं। ये आपके पास अगर एक इंडक्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज आपके पास आ रही है और उसके थ्रू जो करंट है वो आपके पास आई एल ऑफ टी है लेट से। तो अगर ये इंडक्टर पीरियोडिक स्टेडी स्टेट में है
बल्कि जिस मर्जी स्टेट में हो रिलेशन तो यही है ना, वी ऑफ टी इज़ इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। पीरियोडिक स्टेडी स्टेट में है, बल्कि उसकी अभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उसको बाद में इन्वोक करेंगे। तो इसी को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास जो ये वोल्टेज है इसको इंटीग्रेट T0 से T0 प्लस कैपिटल T एक पीरियड पे इंटीग्रेट किया, तो यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा जी करंट की वैल्यू पीरियड के स्टार्ट एंड के ऊपर माइनस पीरियड के स्टार्ट के अंदर। तो अगर आप पीरियोडिक स्टेडी स्टेट में हैं तो आपको पता है कि ये दोनों चीज़ें तो बराबर होती हैं, जिसका मतलब हुआ कि आपके पास ज़ीरो करंट, ज़ीरो जो है ना इस इंटेग्रल की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो वोल्टेज को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ज़ीरो जो है वो नेट रिज़ल्ट इस केस में आएगा। तो इन पीरियोडिक स्टेडी स्टेट द नेट चेंज इन इंडक्टर करंट इज़ ज़ीरो, वो तो यहाँ से ही आ गया आपके पास। हैंस द टोटल एरिया और फ्लक्स लिंकेज अंडर द इंडक्टर वेव वोल्टेज वेव फॉर्म इज़ ज़ीरो वेन एवर द इंडक्टर ऑपरेट्स इन पीरियोडिक स्टेडी स्टेट। तो अगर आपने जो है लेट से जितना भी एरिया वोल्टेज की वेव फॉर्म है आपके पास, जितना भी पॉजिटिव एरिया उसमें बन रहा होगा उतना ही जो है आपके पास नेगेटिव एरिया भी आएगा। लेट से आपने जो है ये कम देर के लिए ऑफ रखा है, वोल्टेज को नेगेटिव किया, लेकिन इसकी ड्यूरेशन और वो सारा कुछ जो है एम्पलीट्यूड वो इस तरह से होगा कि ये जो एरिया है आपके पास A1 ये इसके बराबर होगा, दिस वुड बी माइनस A1, और फिर ये साइकिल ऐसे ही चल रहा होगा। तो पॉजिटिव एरिया इस साइड पे टाइम है, मतलब इसकी ट्रायंगल का जो एरिया आपके पास आएगा ये वोल्टेज टाइम्स दिस टाइम पीरियड टाइम ड्यूरेशन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव जितना आएगा उतना ही नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि नेट आपके पास जो फ्लक्स लिंकेज है वो आपके पास ज़ीरो रहेगा एक साइकिल के अंदर। तो जिस तरह हमने कैपेसिटर के केस में किया था, इधर भी अगर इसी चीज़ को हम टाइम पीरियड से दोनों साइडों के ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो अगला एक इससे रिलेटेड रिज़ल्ट आता है वो ये वाला है, जो कि हमें बताता है कि इंडक्टर के क्रॉस अगर इंडक्टर पीरियोडिक स्टेडी स्टेट में है तो आपके पास डीसी वोल्टेज ज़ीरो होगी, डीसी वोल्टेज ज़ीरो होगी। ठीक है, तो इस रिलेशन को जो है यहाँ पे वोल्ट सेकंड बैलेंस कहा जाता है। तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्ट सेकंड बैलेंस अप्लाई होता है और कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वो एम्पेयर सेकंड बैलेंस या कैपेसिटर चार्ज बैलेंस अप्लाई होता है। तो ये चीज़ें जो है ना ये ऑब्जेक्टिव टाइप और छोटे जो है मिनी क्वेश्चंस के तौर पे ना ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको इनका ना पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको पढ़ाई क्यों गई हैं, ये इसलिए भी पढ़ाई गई हैं कि आगे जब आपने यूज़ करना है ये इनको डीसी डीसी कन्वर्टर्स के रिलेशंस को वैल्यूएट करना है, तो ये पीरियोडिक स्टेडी स्टेट में हम रिलेशंस को वैल्यूएट करेंगे और इन्हीं रिलेशंस को इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, तो एडिशनल जो हमारे पास एक चीज़ है वो ये है कि पीरियोडिक स्टेडी स्टेट के अंदर आपने जो है जितना भी इनपुट टोटल पावर आपने प्रोवाइड की है, अब बेसिकली तो जो है इनपुट वोल्टेज भी डीसी है, वी इन जो है, और वी आउटपुट भी डीसी है। तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपके पास जो है ना इनपुट वोल्टेज अगर डीसी में है, आउटपुट भी डीसी के अंदर है, तो जो इनपुट करंट और आउटपुट करंट्स है ना ये इस तरीके से आपके पास चेंज होते हैं कि नेट पावर इनपुट साइड पे और आउटपुट साइड पे बराबर होगी। तो इनपुट साइड के ऊपर अगर हम देखते हैं तो वोल्टेज और ये करंट को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट आपने करना है एवरेज लेने के लिए। तो एवरेज इनपुट पावर निकालने के लिए जब आप इस तरीके से करते हैं, ये डीसी है बाहर आ गया, तो आपको पता चलता है वी इन को आपने डीसी करंट से मल्टीप्लाई करना है तो इनपुट पावर आ गई। इसी तरीके से जब आउटपुट के केस में आप करेंगे तो आउटपुट में तो बेसिकली वोल्टेज और करंट दोनों ही डीसी होंगे। ठीक है, ये आ गया। तो हमारे पास जो रिलेशन आता है वो ये कि आइडियल केस के अंदर ये पी आउटपुट पी इनपुट के बराबर होगी, क्योंकि पावर आप कोई क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं इसके प्रोसेस में कर रहे। इन रियलिटी आपके पास कुछ एडिशनल जो है इनके दरमियान में डिफरेंस होगा और वो आपके पास लॉसेस होंगे।
ये लॉसेस कहाँ से आएंगे? ये लॉसेस आपके पास आएंगे, कैपेसिटर आइडियल नहीं है, इंडक्टर आइडियल नहीं है, स्विचिंग लॉसेस, और जो है डीसी के केस में भी जो ऑन स्टेट में ऑफ स्टेट के अंदर लॉसेस, तो वो सारे लॉसेस जो कि हमने ट्रांजिस्टर्स के केस में पढ़े थे, गेट चार्ज कर्व के थ्रू हमने एनालाइज किए थे, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी और उनकी वजह से कन्वर्टर की एफिशिएंसी डिटरमिन की जाएगी। तो अब इन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद अब हम मूव करते हैं कि हमारे पास जो है बक कन्वर्टर जो है वो कैसे ऑपरेट करता है। इसमें भी कुछ अभी दोबारा से कॉन्सेप्ट्स और रिवाइज आपके करवाए जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं बक कन्वर्टर के केस में, जो सबसे बेसिक एक हमारे पास तरीक़ाकार है वो ये है कि सबसे इनपुट के ऊपर हमने एक डीसी ली, उस डीसी को हमने जो है ना एक डबल किस्म का जो है सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच बना के उसको डीसी वैल्यू को हमने यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना होता है कि जी हम उसको फ़िल्टर करके आगे जो है वो कन्वर्ट कर लेते होते हैं एक और डीसी वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पे लेकिन अगर हम खाली इस पहले जो है ये जो चॉपिंग वाला काम हो रहा है, जिसकी वजह से इनको चॉपर्स भी कहते हैं, डीसी डीसी चॉपर्स, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप एक डीसी में से एक ख़ास पोर्शन जो है ना वो चॉप ऑफ कर देते हैं, इतना आपने एरिया रिमूव कर दिया, ठीक है। वो कैसे होगा कि ये जब ऊपर कनेक्टेड है तो वी इनपुट आ रही है, नीचे कनेक्ट किया तो ज़ीरो है, तो इतना हिस्सा चॉप ऑफ कर दिया। इसको चॉप ऑफ करने की वजह से आपने जो है एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। और फर्दर क्या है कि इतनी जो आपने एरिया रिमूव किया है उसकी वजह से आपके पास जब पूरे साइकिल के हिसाब से इसकी एवरेज निकालते हैं, जो कि हमारे पास कुछ देर ऑन था कुछ देर ऑफ था, ऑन का टाइम आपके पास इस टोटल टाइम पीरियड के हिसाब से टी ऑन इज़ इक्वल टू डी टी एस, ठीक है। एक इसको ड्यूटी साइकिल कहते हैं। ये ड्यूटी साइकिल आपके पास होता है कि जी टी ऑन कितनी देर तक ऑन रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन प्लस टी ऑफ, टोटल टाइम के हिसाब से कितनी देर तक जो है ना आपने इसको ऑन रखा है। तो ये ड्यूटी साइकिल है, ये नंबर 0 से लेके जो है ना 1 के बीच में हो सकता है और इसकी कोई वैल्यू नहीं इसके अलावा आती। कि आपने 0 का मतलब है कि हर वक्त ही ऑफ रखा, 1 का मतलब है हर वक्त ही इसको ऊपर कनेक्टेड रखा। तो जब इस तरीके से आप इसको एवरेज करंट की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर, वोल्टेज की वैल्यू एवरेज इस पॉइंट पे आप निकालते हैं, तो आपको क्या पता चलता है कि जी सेकंड पोर्शन तो ज़ीरो था, वो तो कुछ भी नहीं आनी उसमें वोल्टेज। फर्स्ट पोर्शन के अंदर 0 से डी टी एस तक करना था, कांस्टेंट है, तो डी टी एस आपके पास और ये वी इनपुट आ जाता है, तो डी वी इनपुट, ठीक है। तो ये आपने एक तरीके से पल्स विथ मॉड्यूलेशन जो है उसकी बेस के ऊपर स्विचिंग की है। आपने इधर से बताया है कि कितनी देर तक इसको ऑन रखना है, कितनी देर तक ऑफ रखना है, और जितनी देर तक ऑन रखेंगे परसेंटेज वाइज एज़ कम्पेयर टू द टोटल टाइम पीरियड, उतनी ही वोल्टेज इनपुट वोल्टेज का हिस्सा आउटपुट पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप स्विचिंग कर रहे हैं, तो खाली जो है ड्यूटी साइकिल को चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे हमारे पास डीसी वैल्यू जो है वो जितना हमारा टारगेट आउटपुट पे है उतनी आ जाती है। पर इशू ये है कि क्या ये वेव फॉर्म हमारे पास डीसी है? तो आंसर है कि ये वेव फॉर्म हमारे पास डीसी नहीं है। इसके अंदर हाँ, ठीक है। तो उसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि इस तरह का एक सिग्नल जो हमारे पास हो ना, तो इस तरह के सिग्नल के अंदर, अच्छा ये रुक जाएगा जैसे ही मैं उसको, तो इस तरह के सिग्नल के अंदर जो है अगर आप उसकी फूरियर सीरीज़ एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि वो जो अभी आपने डी वी इनपुट निकाला था वो आपके पास जो है ना एक फूरियर सीरीज़ के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू आती है, जो कांस्टेंट एक वोल्टेज आ रही है, वो डी वी इनपुट है। तो ये डीसी के ऊपर जो है ना पूरे सिग्नल के अंदर जो कंपोनेंट है वो आपके पास डी वी इनपुट अवेलेबल है। पर ये ही सिर्फ चीज़ एक नहीं है आपके पास, क्योंकि आपने इस हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो स्विचिंग की है,
तो उसकी वजह से जो इस वेव फॉर्म का फूरियर सीरीज़ एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कि जी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पे, जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये टोटल स्विचिंग आप कर रहे हैं, उसके ऊपर आपके पास एक साइन वेव सी बन रही है जिसका एम्पलीट्यूड है 4/पाई। ठीक है, ये एग्जैक्ट 4/पाई उस लिहाज से नहीं है कि यहाँ पे ना और भी कुछ डिविजन्स आपके पास आनी है, पर जैसे 4/पाई और एक और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके वो आपके पास यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो अब और ये थीटा का जो है एंगल के किस पॉइंट के ऊपर ना आप आगे देख रहे हैं उसको। तो 4/पाई हमारे पास जो है इस चीज़ की जो है वैल्यू आ गई कि हार्मोनिक के जो है ना कंपोनेंट, ये 4 इसमें एज सच कांस्टेंट था, 1/पाई 1 इस तरह करके ही लिखना चाहिए था। तो वो आपको नज़र आ रहा है कि जी एक इस तरह का ना साइनोसॉइड जो है ना वो आपको इस पूरी वेवफॉर्म के अंदर मौजूद है। उसके अलावा आप अगर इसको थर्ड हार्मोनिक के ऊपर देखते हैं, सेकंड इसमें नहीं एग्जिस्ट करता, जो थर्ड वाला हार्मोनिक होगा वहाँ पे आपके पास जो है ना एक 3 टाइम्स द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक कंपोनेंट लाई कर रहा है और वो है 4/3 पाई। तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो इसके मुकाबले में 3 टाइम्स कम है, लेकिन वो जब दोनों को आप ऐड करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये अब इस वेव फॉर्म से करीब तर नज़र आ रहा है। फिर इसी तरह से फिफ्थ हार्मोनिक हम ऐड करते हैं तो अब ये ज़्यादा एक स्क्वायर वेव नज़र आ रहा है। फिर सेवन्थ हार्मोनिक है और इस तरह करते करते इन्फिनिटी तक आप जाएंगे तो फिर जाके एक परफेक्ट इस तरह की वेव फॉर्म बनती है। तो हमें पता चला कि जो ये वेव फॉर्म है इसमें एक डीसी वैल्यू है और इन्फिनिट हार्मोनिक्स हैं, इन्फिनिट फ्रीक्वेंसीज आपके पास इसमें एग्जिस्ट करती हैं। तो ये आपके पास एक प्योर डीसी आउटपुट नहीं है और इसको एज सच यूटिलाइज भी नहीं किया जा सकता। ये हम डीसी टू एसी कन्वर्टर्स में और डेप्थ में इसको देखेंगे। तो हमारे पास जो है ये वाला जो सिग्नल जनरेट हुआ था वो इस तरह की वेव फॉर्म में आ रहा है। तो हम अब क्या करते हैं कि जी अब इसमें से ये डीसी वाला कंपोनेंट हमारे काम का है, ये वाला, लेकिन ये बाकी सारे हमारे लिए जो है वो काम के नहीं है और हम इनको जो है रिमूव करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक लो फ्रीक्वेंसी लो पास फिल्टर बना देंगे एलसी के साथ। ठीक है, डबल पोल वाला जो है, तो वो क्या करेगा कि हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड 0 dB, जिसका मतलब होता है 1। ठीक है, dB हमारे पास जो है वी आउटपुट ओवर मतलब फ़िल्टर की आउटपुट, वी आउटपुट, और इसको फ़िल्टर की इनपुट अगर आप कहें। ठीक है, कि इनपुट ये है, वी एस ऑफ टी है, आउटपुट आपके पास ये आ रही है। तो और इस चीज़ को अगर आप कर लें, इसका लॉग बेस 10 ले लें और उसको 20 से जो है मल्टीप्लाई कर दें तो ये dB में आता है। तो 0 dB का क्या मतलब है, अगर ये आपके पास इनपुट आउटपुट बराबर है, जिसका मतलब है 1, लॉग ऑफ 1 लेते हैं आप, वो 0 आ जाता है। तो 20 0, तो 0 का मतलब है कि इनपुट आउटपुट बराबर हैं। वो ऐसे है जैसे यहाँ कुछ नहीं लगा, एक शॉर्ट सर्किट लगा हुआ है, जो भी इनपुट है आउटपुट पे जा रही है। तो हमारे पास डीसी के केस में 0 dB गेन है इस फिल्टर का। जो इनपुट पे dV इनपुट टोटल आपके पास जो वैल्यू थी वो सारी की सारी आउटपुट पे जा रही है। पर आपके पास जो है इस फिल्टर का एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी 1/2 पाई अंडर रूट LC उसको कहते हैं। उस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपके पास जो है ना फिल्टर की इनपुट आउटपुट रिलेशन कम होने लग जाता है। मतलब कि FC के 10 टाइम्स ज़्यादा के ऊपर अगर आप देखते हैं ना, मतलब ये फ्रीक्वेंसी लेट से आपके पास है 100 हर्ट्स है, तो आप अगर 1 किलो हर्ट्स के ऊपर देखते हैं तो आपके पास इनपुट के ऊपर उस फ्रीक्वेंसी पे जो वोल्टेज आ रही थी आउटपुट पे, उसके मुकाबले में 40 dB नज़र आएगा। -40 dB हम उसी रिलेशन के हिसाब से उसको वैल्यूएट करते हैं। तो -40 dB का मतलब है आपके पास 1/100। मतलब कि अगर इधर 1 वोल्ट है 1 किलो हर्ट्स के सिग्नल की, फूरियर का जो कंपोनेंट है 1 किलो हर्ट्स पे, वो 1 वोल्ट का है, तो आउटपुट पे आपको वो चीज़ 10 मिली वोल्ट पे नज़र आएगी।
और फर्दर जाके अगर जो है 100 FC मतलब 10 किलो हर्ट्स के ऊपर कोई चीज़ आप देखते हैं, तो यही अगर 1 वोल्ट का 10 किलो हर्ट्स का इनपुट पे हार्मोनिक कंपोनेंट अवेलेबल है, तो वो आउटपुट पे हो जाएगा -80 dB, मतलब कि 100 माइक्रोवोल्ट। तो मतलब कि डीसी को ये फ़िल्टर जो है वो बहुत आसानी से, जो वोल्टेज थी अगर 5 वोल्ट आ रहा था, तो ये 5 वोल्ट का 5 वोल्ट ही आपको जो है आउटपुट पे दे रहा था। पर जैसे जैसे हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ हम मूव करते हैं, तो फ़िल्टर जो है वो आपके पास जो है वो उसको पास नहीं होने दे रहा और बहुत ही कम वैल्यू को आगे जाने दे रहा है। इसमें ये चीज़ ऐड करते हुए कि वैसे ही हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स का एम्पलीट्यूड कम होता है, तो एक वेल डिज़ाइंड फ़िल्टर, ठीक है, जो कि हम कोशिश करेंगे इस तरीके से हो, जो वेल डिज़ाइंड फ़िल्टर है वो सिर्फ़ और सिर्फ डीसी को आगे गुजरने देगा और तमाम के तमाम हार्मोनिक्स को सप्रेस कर देगा। और यही चीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस फ्रीक्वेंसी पे ये स्विचिंग लाइक करनी है, तो हमें पता है कि जी पहला हार्मोनिक हमारे पास स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पे आना है, फिर थर्ड पे आना है, फिर फिफ्थ पे आना है। तो हम क्या करेंगे कि जो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इस फिल्टर की है, उसको रख देंगे स्विचिंग फ्रीक्वेंसी से 100 टाइम्स कम, ठीक है। तो एफ ऑफ सी इज़ मच मच स्मॉलर देन एफ ऑफ एस। इससे क्या होगा कि जो ये पहला हार्मोनिक ही था जिसका एम्पलीट्यूड पहले रिलेटिवली कम ही था, तो वो ही हार्मोनिक जो हमारे पास है उसकी वैल्यू हमारे पास जो है ना वो 10,000 टाइम्स कम हो जाएगी। तो अगर कुछ भी इस हार्मोनिक के ऊपर साइनोसॉइड जो आ रही थी, ये वाली, तो इसका एम्पलीट्यूड आपके पास 10,000 गुना कम होगा एज़ कम्पेयर टू जो ये वाली चीज़ थी। तो नेट रिज़ल्ट इसका क्या निकलेगा कि आपको आउटपुट पे कोई भी जो है वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और फिर जो हायर हार्मोनिक्स हैं वो और आगे जाके हैं डबल ट्रिपल फ्रीक्वेंसी पे, तो वो तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो एंड रिज़ल्ट क्या आएगा कि जब आप इस तरह का एक वेल डिज़ाइन फ़िल्टर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 100 टाइम्स कम है एट मोस्ट, तो वो जब आप लगाएंगे तो जो आउटपुट नज़र आ रही है वो आपको डीसी होगा और बहुत ही माइन्यूट सा ऊपर ये वेरिएशन पहली हार्मोनिक की नज़र आ रही होगी, जिसको हम कह सकते हैं कि जी वी आउटपुट प्लस वी रिपल ऑफ टी, ठीक है। तो क्योंकि ये वी रिपल वेल डिज़ाइंड कन्वर्टर्स के अंदर जो है ये बहुत ही कम होगी इसकी वैल्यू, तो हम उस वजह से कह सकते हैं कि आउटपुट हमारे पास डीसी के ही बराबर है, क्योंकि ये रिपल बहुत ही माइन्यूट सा है। तो इन स्मॉल रिपल अप्रोक्सीमेशन के बाद हम फिर कह सकते हैं कि जी हमारे पास जो ये इनपुट डीसी को प्योर आउटपुट साइड पे भी डीसी में ही कन्वर्ट किया गया है। हालांकि इन रियलिटी थोड़ा बहुत जो है ना यहाँ पे रिपल आपके पास होगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। वैसे बंदा कह दे जी ये चीज़ की फ़िल्टर किया ये आ गया, लेकिन बैक एंड पे जो एक्चुअल प्रोसेस है वो ये है कि आप इसकी पूरी हार्मोनिक्स तमाम जो है वो चॉपिंग ऑफ करते वक्त ये सब कुछ इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो उसके बाद आपको ये फ़िल्टर करना होता है क्योंकि आउटपुट डीसी है। तो इसकी वजह से ये कुछ प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करते हैं कि ये जो आउटपुट है वो अगर आपको बिल्कुल प्योर डीसी के करीब चाहिए, तो स्विचिंग के थ्रू जो आपने अगर फ़िल्टर बनाया वो इतना आपके पास प्योर डीसी जैसी वैल्यू नहीं होगी, थोड़ा सा रिपल होगा। तो उस केस में बेहतर है कि कोई और सिस्टम को यूज़ किया जाए, या फिर है कि एफ सी की वैल्यू को एफ एस के मुकाबले में बहुत ही कम कर दिया जाए, 1000 गुना कर दें कम। पर 1000 गुना कम करेंगे तो इसकी वैल्यू बहुत कम करनी है, तो इसका मतलब है ये इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू बहुत बढ़ानी पड़ेगी। तो वो जितनी बढ़ाएंगे वो कॉस्ट है। उसके बाद जो है ये बल्कि कंपोनेंट्स हो जाएंगे, साइज़ बढ़ जाएगा। तो ये वही चीज़ें हैं जो पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर के अंदर ये चीज़ें आपको बताई गई थी। खैर, यहाँ से हम आगे को मूव करते हैं। तो बक कन्वर्टर को अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से इन रियलिटी इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो वहाँ पे जो सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच आपको बताया गया था कि जी एक इस तरीके से है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है एक हिस्सा, ठीक है, और यहाँ से ये स्विच ऊपर या नीचे कनेक्ट होता है। तो ये तो एक अब वो एक जो है ना आइडियल किस्म की वो स्विचिंग का था। इन रियलिटी क्या होता है
इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग एक मॉसफेट, पावर मॉसफेट ये होगा, उसको यूज़ करते हैं और साथ एक डायोड को यूज़ करते हैं। तो इस केस में होता क्या है कि अगर आपने इस को जो है VGS ग्रेटर देन V थ्रेशोल्ड और VGS बल्कि VGS मैक्स के करीब लेके जाते हैं, गेट चार्ज कर्व, उन सारी चीज़ों को देखते हुए आपने इस सिस्टम को डिज़ाइन किया। और डिज़ाइन करने के बाद आप जब इसको यूटिलाइज इधर करेंगे तो ऑन करने के ऊपर जो है ना, ये थोड़ी सी वोल्टेज ड्रॉप के ऊपर जो है यहाँ से करंट गुजर रहा होगा। तो जब ये करंट गुजरता है तो इस पॉइंट पे वोल्टेज आपके पास तकरीबन V इनपुट आ जाती है। तो जब ये V इनपुट आ जाएगी, ये वाला हिस्सा लेट से आपके पास ग्राउंड है, तो ये डायोड रिवर्स बायस्ड है, ये ऑन नहीं होगा। तो ये ऐसे है कि ये हिस्सा ऑफ हो गया, ये वाला हिस्सा ऑन हो गया, तो आपने सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच को ऊपर कनेक्ट कर दिया। दूसरे केस में जब आप इसको ऑफ़ करते हैं, ऑफ़ कैसे करेंगे? VGS की वैल्यू को V थ्रेशोल्ड से कम कर देंगे, थोड़ी देर नेगेटिव, बल्कि करंट जो है ये कोई सिस्टम ऐसे करेंगे कि गेट करंट ऑपोजिट साइड पे जाए ताकि तेज़ी से ये ऑफ़ हो। कैपेसिटर जो गेट टू सोर्स आपके पास जो ओवरऑल लगे हुए हैं गेट चार्ज कर्व के हिसाब से, उनको आपने जो है डिस्चार्ज किया। तो डिस्चार्ज करने के बाद आपके पास ये वाला हिस्सा ओपन हो गया। जब ये ओपन हो गया है तो पहले करंट एक फ़्लो कर रहा था इंडक्टर में से, तो क्या इंडक्टर के अक्रॉस करंट सडनली ज़ीरो हो सकता है? इंडक्टर के अक्रॉस तो नहीं ज़ीरो हो सकता। और हमने ये पहले काफ़ी सिनेरियोज़ में देखा कि इंडक्टर को जो मर्ज़ी करना पड़े वो करता है, लेकिन करंट अपने अक्रॉस ज़ीरो नहीं होने देता। तो इस केस में क्या होगा कि जी ये करंट आना है, तो ये करंट कहाँ से आएगा? वो इस डायोड को ऑन करके यहाँ से आएगा। तो अगर ये एक तरह का फ्री व्हीलिंग डायोड टाइप ही आप कह सकते हैं कि हमारे पास ना नज़र आ रहा है उसी तरह का बिहेवियर। तो ये डायोड ऑन होगा तो करंट ये इधर से फ़्लो कर रहा होगा। अगर ये फ़्लो कर रहा है, ये हिस्सा आपके पास ग्राउंड था, तो ये 0 वोल्ट इधर आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच, ये वो सिनेरियो हो गया जहाँ पे आपने इसको नीचे की साइड पे कनेक्ट किया हुआ है। तो ये दोनों सिनेरियो जो हैं हमारे पास यहाँ पे जो हैं ये इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। अब इसको जो है एक डबली डिफ्यूज मॉसफेट, ठीक है, मॉसफेट है, ट्रांजिस्टर लिखा हुआ है लेकिन वही मॉसफेट भी एक ट्रांजिस्टर ही है, उसके थ्रू जो है आपने यहाँ पे जो है और एक डायोड के थ्रू इम्प्लीमेंट कर लिया। इसके जो स्विचिंग करनी है वो आपने 1/TS मतलब स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर कर रहे हैं, और जितनी देर तक ये ऑन रहता है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आपके पास ड्यूटी साइकिल है। तो इस केस में हमेशा आउटपुट जो है वो इनपुट से कम होगी। पर ये हम एवेल्यूएट कैसे करें, इसको हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे। तो हमारे पास जो है जिस तरीके से हमने पावर डायोड्स के केस में देखा था, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड थे, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड है। कंटिन्यूस कंडक्शन मोड वो मोड है जिसके अंदर आपके पास इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है वो किसी भी टाइम पे ज़ीरो नहीं होता, या स्टोर्ड एनर्जी ज़ीरो नहीं होती। ठीक है, तो जैसे कि जिस सिनेरियो में हम अभी चेक करना चाह रहे हैं, और अगर इसके अक्रॉस स्टोर्ड एनर्जी या जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें से वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो है हम कहेंगे कि ये डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड के अंदर है। तो ये भी हमारे पास जो है ना एनालिसिस इन चीज़ों का करना है हमने। तो अभी के लिए जो है हम इसको कंटिन्यूस कंडक्शन मोड के अंदर कंसिडर करते हैं, और इसमें देखते हैं कि कैसे इस चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें अब पता है कि जी ये जो इंडक्टर्स हैं, हमने जो आउटपुट लेनी है ये एक पीरियोडिक किस्म का सिग्नल है। ठीक है, ये आउटपुट और ये इनपुट तो बेशक डीसी हैं, लेकिन जो ये बीच वाला स्विचिंग वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे एक पीरियोडिक सिग्नल आ रहा है जिसका पीरियड हमारे पास जो है वो TS 0 से लेके TS तक जो है ना ये पीरियड आ रहा है। और पीरियोडिक अगर हमारे पास सिग्नल आ रहा है उसको स्टेडी स्टेट में हमने देखना है, तो ये जो इंडक्टर लगा है इस इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज को भी पीरियोडिक स्टेडी स्टेट में होना पड़ेगा।
तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम जो हमने पीरियोडिक स्टेडी स्टेट के रिलेशंस पढ़े थे वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वो कौन सा रिलेशन था? वो ये था कि इंडक्टर के क्रॉस लेट से जो वोल्टेज है, एवरेज वोल्टेज वो ज़ीरो होती है। इसका मतलब क्या है कि कुछ देर तक ये स्विच ऑन जब होता है तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस आएगी, लेट से यूँ कर लेते हैं, वो है हमारे पास वी एल ऑन, और जितनी देर तक ये ऑन रहेगा वो हमारे पास टाइम है टी ऑन, जो कि डी टी एस के बराबर है। और जब हम इसको ऑफ करते हैं उस केस में जो वोल्टेज आ जाती है हमारे पास वी एल ऑफ, और टाइम जो है टी ऑफ जो कि होता है 1 माइनस डी टी एस, वो यहाँ पे आ गया। ये वी एल ऑन है, ये वी एल ऑफ है, ये टी ऑन है, ये टी ऑफ है, और टी एस टोटल जो है टाइम पीरियड। ये हम इस तरीके से करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास ज़ीरो आएगा। तो हमें टी ऑन टी ऑफ तो पता है, वी एल ऑन और वी एल ऑफ निकालना जो है ना, वो चीज़ हमारे लिए रह गई है यहाँ पे। तो ऑन के केस में क्या होगा कि जब हमने इसको स्विच के ऊपर वाला हिस्सा जो है ये मॉसफेट वाला ऑन है और डायोड ऑफ है, तो इस केस में हम देखते हैं कि जी वी एल ऑन क्या होगा। वी एल ऑन इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास इनपुट थी, तो ये वी इन वोल्टेज है। इस पॉइंट के ऊपर ये वी आउट वोल्टेज है, तो वी एल ऑन इज़ इक्वल टू वी इन माइनस वी आउट। तो और टी ऑन डी टी एस है, तो वी एल ऑन टी ऑन हमारे पास हो जाएगा वी इनपुट माइनस वी आउटपुट डी टी एस। और जब हम इसको ऑफ़ करते हैं तो ऑफ़ के केस के अंदर हमारे पास जो है, जब ये ऑफ़ है, यहाँ से करंट फ़्लो कर रहा था, इंडक्टर है, इसने करंट लास्ट में कहीं ना कहीं से फ़्लो कराना है। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास है 0 वोल्ट पे, क्योंकि ये इधर से कनेक्टेड है, और ये वाला पॉइंट हमारे पास है वी आउटपुट। तो वी एल ऑफ को अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस वी आउटपुट। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस साइन भी इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि हमें क्योंकि पता था पीरियोडिक स्टेडी स्टेट के हिसाब से कि एवरेज वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर शुड बी ज़ीरो। तो इसका मतलब है अगर एक साइड के ऊपर कुछ देर पॉजिटिव वोल्टेज है, करंट रैंप अप कर रहा है, तो उसके बाद कुछ देर जो है आपके पास वो वोल्टेज जो है वो नेगेटिव भी रहनी चाहिए, ताकि वो करंट वापस जो है वो रिड्यूस कर जाए, क्योंकि एवरेज रैंप डाउन करके जो है इनिशियल स्टेडी स्टेट के ऊपर आ जाए। तो ये दोनों चीज़ें मतलब बराबर होनी चाहिए। तो ये इन दो को हमने निकाल लिया। निकालने के बाद उस रिलेशन के अंदर प्लेस किया, और आगे जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है कि जी वी आउटपुट इज़ इक्वल टू डी वी इन। ठीक है जी, वी आउटपुट ओवर वी इनपुट इज़ इक्वल टू डी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो फ़िल्टर से पहले वाली जो है इनपुट के और आउटपुट के क्रॉस जो डीसी वैल्यू थी, जो ड्यूटी साइकिल के हिसाब से, वही वैल्यू इस केस में आउटपुट के ऊपर भी आ जाती है। और अगर वोल्टेज और करंट जो हैं उनके दरमियान में ये रिलेशन है, और हमें पता है वी इनपुट आई इनपुट इज़ इक्वल टू वी आउटपुट आई आउटपुट, पावर बैलेंस इन आइडियल केस, तो वहाँ पे जो है ये वी आउटपुट की जगह डी वी इनपुट अगर हम प्लेस कर देते हैं और आगे सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है आई आउटपुट इज़ इक्वल टू आई इनपुट ओवर डी। मतलब अगर वोल्टेज जो है वो आपके पास रिड्यूस हो रही है आउटपुट की साइड पे, तो जो करंट है वो आपके पास इंक्रीज़ होगा। ठीक है, क्योंकि पावर उतनी ही रहनी है, तो वोल्टेज अगर आप रिड्यूस कर रहे हैं तो करंट आउटपुट पे ज़्यादा ड्रॉ किया जा सकता है। तो इसके बाद हमारे पास इंडक्टर करंट एट स्टेडी स्टेट वाला जो है ना, ये सिनेरियो आ जाता है। अब इंडक्टर करंट एट स्टेडी स्टेट के लिए क्या होता है कि हमें पता है कि जी इतनी देर तक वोल्टेज हमारे पास पॉजिटिव थी, जिसकी वैल्यू थी वी आई माइनस वी आउटपुट, और बाकी जो है इतनी देर तक वैल्यू हमारे पास नेगेटिव थी, जो कि थी माइनस
वी आउटपुट। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि इन दोनों के हिसाब से अगर इंडक्टर के क्रॉस हम देखते हैं तो V इज़ इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी होता है। तो अगर वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस फिक्स्ड है टू V इनपुट माइनस V आउटपुट डिवाइड इसको L से कर लेते हैं इज़ इक्वल टू डी आई ओवर डी टी। अब डी टी भी हमें पता है कितनी देर तक जो है ये ऑन के केस में, तो हम इसको कर लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है डी डेल्टा आई एल ऑन के केस में, और डी टी आपके पास ऑन के केस में हो जाता है डी टी एस। तो अगर आपने करंट निकालना है कि ये कितना किसी वैल्यू से लेके कितना जो है करंट आउटपुट इंडक्टर के क्रॉस इंक्रीज़ करेगा, तो वो आपके पास डेल्टा आई एल ऑन इज़ इक्वल टू वी इनपुट माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाय एल, और इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं हम डी टी एस के साथ। तो ये हमारे पास जो है ये आ जाता है कि जी करंट कितना इंक्रीज़ होगा, रिपल कितना आएगा करंट का इंडक्टर के क्रॉस, क्योंकि जब तक इंडक्टर के क्रॉस पॉजिटिव वैल्यू होती है तो उतना ही आप उसके क्रॉस जो है ना करंट इंक्रीज़ करता है। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी उतने तेज़ी से करंट इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि ये उसकी स्लोप होती है। और दूसरे केस में नेगेटिव जब वोल्टेज आएगी तो आपके पास करंट ये रिड्यूस होगा, और इसको हम जो है वो निकाल लेंगे इस केस में जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी टर्म्स के अंदर। तो वी इनपुट माइनस वी आउटपुट की जगह माइनस वी आउटपुट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये दोनों जो करंट्स हैं ये आपके पास बराबर होने चाहिए, जितनी वोल्टेज इंक्रीज़ हुई है उतनी ही वोल्टेज जो है वो आगे आपके पास जो है वो रिड्यूस होगी। तो फिर आपके पास जो है ना पीरियोडिक स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश होगा। तो इसके थ्रू भी अगर आप इन दोनों को बराबर प्लेस करें तो वहाँ पे आपके पास ये रिलेशन आ जाता है कि वी आउटपुट ओवर वी इनपुट इज़ इक्वल टू डी। ठीक है, तो दोनों केसेस के अंदर ना ये इसी तरह आप इस चीज़ को एवेल्यूएट कर लेते हैं। तो अगर हमें कहा जाए कि जी हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के अक्रॉस जो है ना वेवफॉर्म्स ड्रॉ करें, तो इंडक्टर के अक्रॉस हमने देख लिया था ऑन स्टेट में वी इनपुट माइनस वी आउटपुट था, ऑफ स्टेट में माइनस वी आउटपुट है। ये टाइम ऑन का 0 से डी टी या डी टी एस तक है, और ये रिमेनिंग जो है 1 माइनस डी टी एस तक ये टाइम है। तो जितनी ये वोल्टेज आ रही है उसी को इंडक्टर से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास स्लोप है करंट इंक्रीज़ होने की, और फिर बाद में यही जो है वो माइनस वी आउटपुट को एल से डिवाइड करेंगे तो ये स्लोप है करंट के डिक्रीज़ होने की। तो इसके क्या मतलब है कि अगर आपने बहुत थोड़ी देर तक इंक्रीज़ किया है तो काफ़ी देर तक रिड्यूस करके, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट्स इनके मैच करेंगे बाद में। अच्छा जी, तो अब ये जो करंट आपके पास इंडक्टर में से फ़्लो कर रहा है, जब तक आपने स्विच ऑन किया हुआ है तो ये सारा करंट किधर से आ रहा है? स्विच ऑन करने के केस में ये सारा का सारा करंट मॉसफेट के थ्रू आ रहा है। तो हम इधर इसको जो स्विच या जो मॉसफेट लगा है इसका पॉजिटिव वाला हिस्सा सारा उसके थ्रू आ रहा है। इंडक्टर के क्रॉस करंट कंटिन्यूस होता है, स्विच के क्रॉस जो है वो करंट कंटिन्यूस नहीं होता। तो जब तक ऑन था इसमें से करंट था, जब ऑफ कर दिया तो कोई करंट नहीं। ठीक है, तो ये जितनी देर तक इनपुट से ये जितना करंट था इनपुट से आ रहा था स्विच के थ्रू, तो आप अगर इसकी एवरेज वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो वो एवरेज वैल्यू आपके पास जो है वो इनपुट करंट के बराबर होगी। और जितना भी आपके पास ये इंडक्टर के थ्रू करंट जो फ्लो कर रहा था, ठीक है, तो खैर उसका हम थोड़ा आगे देखेंगे, मैं अभी उसको नहीं रिवील करना चाह रहा। तो ये जो करंट का रिपल है इसकी एवरेज वैल्यू जो है इंडक्टर के डीसी वैल्यू के बराबर होगी। और जो ये सेकंड पोर्शन था जहाँ पे आपने इसको ऑफ किया हुआ था स्विच को, तो वहाँ पे आपके पास करंट कहाँ से गुजरा है? डायोड में से। ठीक है, तो वो डायोड के अंदर से जो है ना आपके पास यहाँ पे करंट आ गया कि जी इतना फ्लो कर रहा है, और जब आपके पास स्विच ऑन था तो डायोड के थ्रू कोई करंट नहीं था। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जी हमारे पास जो इंडक्टर के क्रॉस टोटल करंट आ रहा है, ठीक है, यही वाला टोटल करंट आ रहा है, पर अगर हम यहाँ पे देखें
तो हमें पता चलता है कि जी जो यहाँ से करंट आ रहा है वो आगे आउटपुट में से फ़्लो करेगा, आउटपुट में से, और वो बनेगा कैपेसिटर के क्रॉस भी करंट। ठीक है, दोनों करंट्स के अंदर जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूट होगा जो आई एल आपके पास है। और याद रखें कि आई एल आपके पास जो है वो इस तरह इंक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है इस तरह करके ना, ट्रायंगुलर सी वेव फॉर्म्स के साथ। तो यहाँ पे अब जो चीज़ें ख्याल रखने वाली है वो ये है कि आउटपुट, क्योंकि हमारे पास हमने पूरा वो अप्रोक्सीमेशन फ़िल्टर वेल डिज़ाइंड और चीज़ें पढ़ी थी, तो वेल डिज़ाइंड है तो आउटपुट आपके पास नियरली कांस्टेंट है। तो अगर आउटपुट आपके पास कांस्टेंट है तो वी आउटपुट ओवर आर एल ये डीसी वैल्यू है, आउटपुट करंट जो है वो डीसी वैल्यू के बराबर होगा। और जो रिमेनिंग अगर है हम इसके क्रॉस देखें तो हमें कैपेसिटर के क्रॉस पता है पीरियोडिक स्टेडी स्टेट के अंदर कैपेसिटर चार्ज बैलेंस लगता है, जिसका मतलब है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो डीसी करंट है वो आपके पास ज़ीरो होता है। ठीक है, तो अगर डीसी करंट ज़ीरो होता है तो इसका मतलब है कि कुछ देर तक कैपेसिटर को आप चार्ज करते हैं, फिर बाकी टाइम कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये जितना भी एसी कंपोनेंट है इंडक्टर का वो सारा का सारा कैपेसिटर के क्रॉस आता है। तो ये आपके पास एसी प्लस डीसी है इंडक्टर के क्रॉस, उसके अंदर से एसी कंपोनेंट जितना भी है वो सारा का सारा आपके पास कैपेसिटर के क्रॉस आता है। कुछ देर कैपेसिटर चार्ज होता है, उसके बाद कुछ देर कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, और जितने चार्ज इसको सप्लाई किया जाता है उतना ही चार्ज इसमें से रिमूव होता है पीरियोडिक स्टेडी स्टेट। और जो रिमेनिंग डीसी वोल्टेज है, डीसी करंट जो है वो सारा का सारा आपके पास आउटपुट में से फ़्लो करता है। तो ये वेव फॉर्म के हिसाब से हमें किस तरीके से नज़र आएगा, ये वेव फॉर्म के अंदर से हमें नज़र आएगा कि जो इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट था उसकी जो एवरेज वैल्यू है आई एल वो आपके पास आउटपुट के बराबर है। इसीलिए यहाँ पे भी आउटपुट और इधर भी आउटपुट उस तरह से जो है ना एक लेबल किया गया। तो इंडक्टर के क्रॉस जो करंट है एवरेज वैल्यू उसकी आउटपुट करंट के बराबर है। और जो रिपल है, अगर आप आई स्मॉल एल में करके लिख देता हूँ, नहीं बल्कि आई ऑफ कैपिटल एल लार्ज सिग्नल है, उसके अंदर से अगर हम जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एवरेज वैल्यू, मसलन माइनस आई आउटपुट, तो जो रिमेनिंग है वो हमारे पास स्मॉल एसी के अंदर आईसी आ जाता है। तो ये इस पूरी वेव फॉर्म में से ये आई आउटपुट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग ये चीज़ आ गई। और इसके अंदर हम देखते हैं कि जी इस जगह के ऊपर जहाँ पे ये पॉजिटिव है यहाँ पे चार्ज सप्लाई किया जा रहा है कैपेसिटर को, और ये जितना हिस्सा नेगेटिव है यहाँ पे चार्ज कैपेसिटर में से रिमूव किया जा रहा है। और ये दोनों जो डेल्टाज हैं ये बराबर हैं, जितना चार्ज सप्लाई किया जाता है उतना ही चार्ज आप इसमें से रिमूव भी करते हैं। ठीक है, तो उसी केस में कैपेसिटर चार्ज बैलेंस वैलिड है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया एम्पेयर सेकेंड बैलेंस है कैपेसिटर चार्ज बैलेंस, ए एस बैलेंस लिख देता हूँ मैं, सेकेंड के लिए ऐसे कर लेता हूँ। उससे ये हमारे पास रिलेशन आ गया, और ये वाला रिलेशन हमारे पास आता है वोल्ट सेकेंड बैलेंस से। तो ये सारा का सारा जो हमने सर्किट है वो एक तरह से कंस्ट्रक्शन के बाद हम इन वेव फॉर्म्स के तौर पे जो है समझ सकते हैं उसको। अच्छा, तो ये वही कैपेसिटर के करंट के लिए वही आर्ग्यूमेंट यहाँ पे भी एक्सप्लेन है कि जी जो ये टोटल आपके पास एक लार्ज सिग्नल आ रहा है उसमें से डीसी इधर चले जाएगा। ठीक है, और वो डीसी है उसको रिमूव करेंगे तो रिमेनिंग जो एसी है वो कैपेसिटर के अक्रॉस है, उसमें चार्ज बैलेंस जो है स्टेडी स्टेट वो वैलिड आपके पास रहेगा। तो ये वही चीज़ों को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। अजम्पशन इस सब में ये कि रिपल काफ़ी स्मॉल है, मतलब कि ये अच्छी तरीके से वेल डिज़ाइंड आपने बनाया है फ़िल्टर। अच्छा, सेकंड एक चीज़ है कि अगर हमने अब आउटपुट वोल्टेज रिपल निकालना है तो वो हम कैसे निकालें। तो उसके लिए क्या है कि हम लेट से यहाँ पे वैल्यूएट करना चाहते हैं कि ये हमारे पास कितना जो है चार्ज है जो कि कैपेसिटर को सप्लाई किया गया है। तो उसको हमने निकालना है, तो यहाँ पे देखने के बाद एक ट्रायंगल बन रही है, तो उस ट्रायंगल का हम जो है एरिया निकाल लेते हैं। वो एरिया क्या होगा, हाफ बेस हमारे पास ये आधी वेव फॉर्म ऊपर है आधी नीचे है,
तो TS/2 जो है ना, इसका ये वाला इतना टाइम होगा। और हाइट की बात है तो वो हाइट भी आधा ये ऊपर है आधा नीचे है, तो इसकी हाइट हो जाएगी डेल्टा IL/2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है चार्ज कितना के इसके अंदर स्टोर करवाया गया है। और Q इज़ इक्वल टू सी वी, तो डेल्टा Q था तो C डेल्टा V के बराबर हो गया। अब इधर TS वगैरह का तो चले हमें पता है, डेल्टा IL का भी हमें एक रिलेशन जो है वो पता था कि डेल्टा IL हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है। तो अगर ख़ाली यहाँ से हम निकालने की कोशिश करते हैं डेल्टा Q/C, तो ये हमारे पास आ जाता है डेल्टा IL TS/8C। डेल्टा IL हमारे पास किसके बराबर था, वो था 1 माइनस डी TS, टी ऑफ टाइम था और साथ वी आउटपुट। ठीक है, एम्पलीट्यूड के अंदर हम देख रहे हैं इसके बराबर आ जाता है। तो इसमें फिर फर्दर क्या होता है कि ये वाली जो चीज़ है इसको इधर प्लेस करते हैं, तो ये वी आउटपुट TS² 1 माइनस डी इधर रह गया। अच्छा, और इसमें ये L जो डिवाइड होता है, ये मैं टर्म भूल गया था, तो L यहाँ पे आ गया। तो ये आपके पास एक तरह का ना वोल्टेज के रिपल आ गया। लेकिन हमारे लिए जो है ना, ये वोल्टेज का रिपल एब्सोल्यूट में मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आउटपुट वोल्टेज कितनी थी और कितना ये रिपल है। तो डेल्टा वी आउटपुट ओवर वी आउटपुट हम जब लेते हैं, ठीक है, परसेंटेज या फ्रैक्शनल रिपल, वो हमारे पास बराबर होता है 1 माइनस डी TS²/8LC। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है, जहाँ पे ये ड्यूटी साइकिल पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और LC के ऊपर। तो इसको फर्दर अगर हम ज़रा केयरफुली देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखने पे हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है TS हमारे पास होता है 1 फ्रीक्वेंसी जो है स्विचिंग, वो होती है हमारे पास 1/TS के बराबर। तो जो TS² है इसको हम लिख सकते हैं 1/FS²। ठीक है, और दूसरी तरफ हमें पता था कि जो हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास होती है 1/2π√LC। तो इसका स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास बराबर हो जाएगा 4π² LC के। तो यहाँ पे हमारे पास 4 की टर्म एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे LC की टर्म जो है वो एग्जिस्ट करती है, तो π² नहीं है। तो इसी टर्म के अंदर अगर हम π² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, 1/2 है, इसको 4 रख के, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, ये बन जाता है FC²। तो इसको आगे यहाँ पे लेके जाके हम देखें तो हमें पता चलता है कि जी वोल्टेज का जो रिपल है एज़ कम्पेयर टू द एब्सोल्यूट वैल्यू, वो बराबर है 1 माइनस ड्यूटी साइकिल π²/2 FC/FS²। ठीक है, FC/FS², जिसका मतलब है ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये आपके पास है स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। तो हमने जब डिज़ाइन किया था हमने कहा था कि जी FC को वैल्यू को हम रखते हैं एटलीस्ट इक्वल टू 100 टाइम्स नहीं, ये उल्टा कर दिया मैंने, 100 टाइम्स FC इज़ इक्वल टू FS। ठीक है, तो अगर हम ये इस तरह का रिलेशन फॉलो करते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अगर 100 FS इज़ इक्वल टू 100 FC, तो ये जो स्क्वायर आपने लिया है ये हो जाएगा जनाब 1/10,000। तो जो भी रिपल आपके पास नॉर्मली आ रहा था π²/2 1 माइनस डी, ये छोटी मोटी वैल्यूज़ हैं, लेकिन आपने अगर जो है एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को FS के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा पे रखा है, ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू जो है ये बहुत ही कम आएगी और आपकी अप्रोक्सीमेशन के आउटपुट वोल्टेज जो है वो बिल्कुल एक DC के बराबर है और कोई रिपल नहीं है, तो वो अप्रोक्सीमेशन आपकी करेक्ट होगी। तो मतलब वही चीज़ें जो आपको मैंने बिल्कुल इस सारे के स्टार्ट में यहाँ पे बताया था कि फ़िल्टर डिज़ाइन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बताया था कि
आपके पास जो भी यहाँ पे बनता है फूरियर सीरीज़ वगैरह के जो एक्सपेंशन के अंदर टर्म्स वगैरह का जो यहाँ पे आता है, उसके थ्रू आप जो है ना इस सारे को मतलब कि सॉल्व वगैरह जो है यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है जो हमने एक कंडीशन यहाँ से निकाली थी, वही कंडीशन हमारे पास इस सारे को सॉल्व करने के बाद रिलेशंस के थ्रू एंड के ऊपर भी आ रही है। तो आपने दो अतराफ से जो है वेरीफाई कर लिया कि आपके पास जो फ़िल्टर का डिज़ाइन है वो डीसी डीसी कन्वर्टर में बहुत अहमियत रखता है। ठीक है, तो अभी इस पोर्शन का हम जो है लास्ट जो एक आर्गुमेंट है वो हमारे पास ये है कि जी वोल्टेज रिपल को रिड्यूस करने के हमारे पास क्या तरीके हैं बक कन्वर्टर में। ठीक है, बाकी डिज़ाइन में तो हमने देख लिया जी, इनपुट वोल्टेज दी, आउटपुट वोल्टेज आ गई, बात ख़त्म। लेकिन बात वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, हमने अब डिज़ाइन और इन चीज़ों के हिसाब से देखना था। तो हमारे पास एक तरीका कार जो है वो ये है कि हम क्या करते हैं, जो इंडक्टर है उसकी वैल्यू या कैपेसिटर की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। तो अगर हम ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो हमारे पास कन्वर्टर बहुत बड़े साइज़ का आएगा। तो ये इतनी ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास नहीं इसकी रही। दूसरी ऑप्शन है कि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर दें, पर अगर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि स्विचिंग लॉसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के बाद, जो कि हमने गेट चार्ज कर्व में देख लिया था कि हमारे पास एक अगर साइकिल जो है वो करने के अंदर ऑन और ऑफ के दौरान कुछ लॉसेस थे, तो अगर हम उसी चीज़ को जो है 1 सेकंड के अंदर 10 लाख गुना टाइम्स जो है रिपीट करते हैं तो लॉसेस 10 लाख गुना हो जाएंगे। तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी लिमिट करती है कि हम मैक्सिमम कितनी जो है इन लॉसेस को कितनी हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं। तो वोल्टेज रिडक्शन पे एक ये भी लिमिट आ गई। तो आम तौर पे जो है इसके लिए ऑप्टिमल क्या रखा जाता है कि आप क्या करते हैं, यूज़ लो स्विचिंग लॉस डिवाइस सच एज मॉसफेट के साथ ही हमारा था। और अगर आप जो है एफएस को 10 से 100 गुना रखेंगे एज कंपेयर टू द कन्वर्टर्स कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उस केस के अंदर आपके पास जो रिपल है वो आमतौर पे 1% से काफ़ी कम होगा। तो आपके पास एक अच्छा डिज़ाइन यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक कंप्लीट जो आर्गुमेंट था कि डीसी डीसी कन्वर्टर्स क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, वहाँ से लेके हम लोगों ने मूव करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पढ़े हैं और एंड पे जो है डीसी बक कन्वर्टर को जो है कम्प्लीटली हमने स्टडी कर लिया। तो यहाँ पे जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग पूछ सकते हैं और उसके बाद जो है हम ब्रेक करेंगे।